चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था लूसेंट ऑब्जेक्टिव का है, पॉलिटी का होमवर्क है। बताइएगा, भारत पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास है। पहला जो चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास है, इसका शुरू से कंप्लीट करेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था, क्या था बताइए। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। हाँ, तो याद रखिएगा ना, कह रहा है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान क्या था, तो हरिजनों के मध्य आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन के क्षेत्र का था। ठीक है, याद रखिएगा। तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान क्या था, तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र था। ठीक है, इस बार लूसेंट ऑब्जेक्टिव ज्ञान बिंदु क्वेश्चन में सारा को अच्छे से एकदम रट जाना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन से में हस्तांतरित की थी, बताइए क्या होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858। हाँ, तो भारत सरकार अधिनियम क्या होगा, 1858। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, बताइए क्या होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। हाँ, तो भारतीय परिषद अधिनियम क्या होगा, 1861 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीय की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। तो कह रहा है कि यह सिद्धांत के स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना और मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीय की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था, तो लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1773 में जो है ना रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था, बताइए किस एक्ट के द्वारा। 1786 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट होगा। तो कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था, तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि पीस इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1784 में हुआ था। तो पीस इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, 1784 में पीस इंडिया एक्ट पारित हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जानते हैं, बताइए क्या होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो भारत परिषद अधिनियम के रूप में जानते हैं 1909 के तहत। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, तो भारत परिषद अधिनियम के जो है 1909 के तहत जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, मार्ले मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था वो क्या था। हाँ, पृथक निर्वाचन प्रणाली था। क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। 1909 में। कब हुआ था, 1909 में। तो कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था, 1909 में। आगे कह रहा है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, बताइए क्या होगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत लाया गया था। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है, बताइए क्या होगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, बताइए क्या था। प्रांतों में दोहरा शासन। तो कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था, प्रांतों में दोहरा शासन। चलिए नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, बताइए क्या होगा। लॉर्ड एमरी जो है नहीं था, लेकिन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, सर एडसनफोर्ड क्रिप्स था, एवी अलेक्जेंडर था, ये तीनों था। ठीक है, लेकिन लॉर्ड एमरी नहीं था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है, बताइए। पाकिस्तान की स्वीकृति। हाँ, तो पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है, लेकिन इसमें सही क्या क्या है कैबिनेट मिशन योजना के बारे में, तो प्रांतीय समूहीकरण ये है, और भारतीय सदस्यों वाला अंतिम मंत्रिमंडल है, और संविधान निर्माण का अधिकार, ये सब क्या है, तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, बताइए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो कह रहा है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। आगे कह रहा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई, बताइए। माउंटबेटन योजना। क्या होगा, माउंटबेटन योजना होगा। तो कह रहा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई, तो माउंटबेटन योजना। चलिए बताइएगा कि इसमें कौन जो है ना सुमेल नहीं है। इसमें देखिए कह रहा है पहला बताइए कि पार्लियामेंटो सुधार क्या था, बताइए। तो क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, ठीक है, याद रखिए सही है। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या होगा, ये क्या था, सुशासन था, ये भी क्या है, सही है। और कैबिनेट मिशन बोलेगा तो क्या था, संविधान सभा गठन था, ठीक है, याद रखिए ये भी क्या है, सही है। और सेवन कमीशन बोलेगा तो क्या होगा, भारत विभाजन, क्या है, तो गलत है। चलिए ठीक है, क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था, बताइए। 1945 में। 1945 में किया गया था। तो कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था, 1945 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किस अधिनियम के तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो अगर अखिल भारतीय संघ महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वय शासन प्रणाली को स्थापित किया, बताइए क्या होगा। भारत शासन 1935। हाँ, तो कह रहा निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वय शासन प्रणाली स्थापित किया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में स्थापित किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम जो है ना किसके द्वारा किया गया था, बताइए क्या होगा, 1935 के द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास था ना, वो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियमन जो है ना पारित किया गया था, बताइए क्या होगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया, तो 1935 का क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, बताइए। ये भारत सरकार अधिनियम के द्वारा निर्मित, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारत में सचिव का जो पद है ना, वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई, बताइए क्या होगा। भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। तो कह रहा है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई है, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत दिया गया है। तो नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई है, बताइए। गवर्नर जनरल को। तो कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई है, तो गवर्नर जनरल को दिया गया है। नेक्स्ट है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, बताइए क्या होगा। भारत शासन अधिनियम होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत जानते हैं। चलिए आगे आइए। कह रहा है डैश मतलब कौन सा अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया, बताइए क्या है। तो भारत शासन क्या है, अधिनियम है, क्या है, भारत शासन अधिनियम है। तो कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ना यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसे 1947 में ब्रिटिश भारत का पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कर रहा है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि मंजूरी दी गई है, बताइए क्या होगा।
देखा क्या होगा, इसमें कह रहा है ना कि इसमें क्या कह रहा है, मतलब दी गई है, इसमें मिलान करना है। बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का क्या होगा, बताइए। प्रांतों में द्वैध शासन होगा, क्या होगा, प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, याद रखिए, इसमें क्वेश्चन कर रहा था ना कि किस प्रकार, ये हो जाएगा हाँ, कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायकों को कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व मंजूरी दी गई है। तो पहला का बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का बोलेगा तो क्या होगा, प्रांतों में द्वैध शासन होगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या होगा, बताइए, प्रांतीय स्वतंत्रता हो जाएगा, क्या होगा, प्रांतीय स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, और अब मार्ले मिंटो सुधार 1909 का क्या होगा, बताइए, मार्ले मिंटो सुधार का क्या होगा, 1909 का सांप्रदायिक निर्वाचन होगा, क्या होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन होगा, याद रखिएगा। और भारत परिषद अधिनियम 1861 का क्या होगा, इसका जो सती प्रथा का अंत होगा, क्या होगा, सती प्रथा का अंत। तो याद रखिएगा ना कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का बोलेगा तो हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन। और भारत सरकार अधिनियम 1935 का हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1858 का क्या होगा, इसका हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 4, 2, 5। चलिए आगे बताइएगा कि डैश कौन सा जो है ना ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर था, बताइए, अंतर करता है। 1784 करता है। तो कह रहा है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों का बीच अंतर करता है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है संविधान सभा है, दूसरा चैप्टर क्या है, संविधान सभा है। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय इच्छा अनुसार होगा, बताइए क्या होगा, महात्मा गांधी। क्या होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, तो कह रहा है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों को इच्छा अनुसार होगा, तो महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहे 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया जाए, बताइए क्या होगा, मोतीलाल नेहरू। तो 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान में निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, तो मोतीलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, बताइए क्या होगा, एम.एन. राय के द्वारा। क्या होगा, एम.एन. राय के द्वारा। नेक्स्ट आइए, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, बताइए क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। तो कह रहा है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, बताइए, 1936 ईस्वी में। तो कह रहा है कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट बताइएगा कि 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, बताइए, जवाहरलाल नेहरू। तो कह रहा है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, तो जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे कह रहा है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठन होगा और जो युद्धपूर्व प्रांत संविधान सभा का निर्माण करेगी, बताइए क्या होगा, क्रिप्स मिशन। क्या होगा, क्रिप्स मिशन। तो कह रहा है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निश्चित निर्वाचित संविधान सभा गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, तो क्रिप्स योजना। क्या होगा, क्रिप्स योजना। चलिए आगे आइए, कह रहा है कि संविधान सभा गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बताइए क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो कह रहा है कि संविधान सभा के गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार जो था ना, क्या था, बताइए, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था, बताइए, कैबिनेट मिशन योजना। क्या हो, कैबिनेट मिशन योजना होगा। कह रहा कि सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी, बताइए, फैजपुर में। कहाँ किया गया था, फैजपुर में। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे, बताइए, 389। क्या होगा, 389 होते थे।
तो कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो 389। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? बताइए। सभी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि के द्वारा देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित किया हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी के 4 प्रतिनिधि। ठीक है, याद रखिए। इसका सारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि का निर्वाचित होकर आए थे? 208। तो कह रहा है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208 आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बताइएगा, नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन 15 कह रहा है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी की रह गई? बताइए। 299 रह गया। कितना रह गया? 299 रह गया। आगे कह रहा है संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? बताइए क्या होगा? तो 70 थे। कितने थे? 70 थे। आगे कह रहा है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? बताइए क्या होगा? 229 थे। कह रहा है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229 थे। आगे कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? बताइए। 10 लाख व्यक्ति। क्या होगा? 10 लाख व्यक्ति। आगे बताइएगा कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा। क्या होगा? प्रांतों की विधानसभा। तो कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा निर्वाचित किया था। आगे कह रहा है कि संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बताइए। संयुक्त प्रांत। क्या होगा? संयुक्त प्रांत होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का क्या था? संविधान जो है प्रतिनिधित्व क्या था? अधिक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बताइए। हैदराबाद का नहीं लिया था, लेकिन मैसूर, कश्मीर और जूनागढ़ का लिया था। नेक्स्ट कह रहा है बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बताइए कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था पहली बार। तो कह रहा है बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? बताइए क्या होगा? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। हाँ, तो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए ना बहिष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ था? वर्गीय मताधिकार पे हुआ था। तो कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पे हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। बताइए कौन कौन थे? बताइए। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। हाँ, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित था। तो कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। चलिए नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा बताइए क्या था? बताइए। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है ना, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा। आगे कह रहा है क्वेश्चन 27 कह रहा है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? बताइए। संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव जो संपन्न हुआ था 1946 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट करा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए। तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो संविधान सभा का जो प्रथम चुनाव हुआ था कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की चर्चा किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की चर्चा किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। बताइए कब हुआ था? बताइए। 9 दिसंबर 1946 को। हाँ, तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए। सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 34 है। बताइए कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए। अस्थायी अध्यक्ष का बात किया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था कब? दिसंबर 1946 ईस्वी में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था दिसंबर 1946 में चुना गया था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बताइए। बेनेगल नरसिंह राव थे। कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव थे। तो कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव थे। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कह रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, बताइए कौन नहीं था? एच बेग। हाँ, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो एच बेग नहीं था, लेकिन के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे और टी कृष्णमाचारी थे। चलिए नेक्स्ट पे ये करा कि संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी, बताइए क्या होगा? 13 किया था। कितना किया था? 13 किया था। तो कह रहा कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त किया था? तो 13 किया था। नेक्स्ट कह रहा कि संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी, बताइए। 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो कह रहा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति मतलब मसविदा समिति का नियुक्ति कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मतलब मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो कह रहा कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट पे कह रहा कि संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए। 7। कितना था? 7 था। कितना था? 7। तो कह रहा कि संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 था। कितना था? 7 था। आगे कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बताइए कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, लेकिन गोपालाचारी अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी थे और बी आर अम्बेडकर थे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य थे? नहीं थे। तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, लेकिन गोपालाचारी अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी थे और बी आर अम्बेडकर थे। टोटल ना 7 थे। लेकिन क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मतलब मसविदा समिति का सदस्य नहीं था, बताइए कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोहम्मद सदाउल्लाह थे, के एम मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, लेकिन मोहम्मद सदाउल्लाह थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे और के एम मुंशी थे। चलिए क्वेश्चन 45 पे करा कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, बताइए। जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। तो कह रहा कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, बताइए। ये सहमति और समायोजना के आधार पर सहमति और समायोजना के आधार पर लिया गया था। तो कह रहा है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजना के आधार पर लिया गया था। चलिए क्वेश्चन 47 पे कह रहा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो कह रहा कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे आइए। कह रहा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, बताइए। अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो कह रहा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। बताइएगा नेक्स्ट कह रहा कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, बताइए। 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कह रहा कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था, बताइए। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। तो कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट कह रहा कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, बताइए। 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को जो है ना भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। नेक्स्ट है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था?
छब्बीस नवंबर 1949 को पारित किया था। ये सब क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए सबको एकदम रट जाइए। तो कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। आगे कह रहा है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी, बताइए। 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। तो कह रहा है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, तो 24 जनवरी 1950 को मिला था। नेक्स्ट है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था, मतलब साइन किया था, बताइए। 284 लोग किया था। कितना किया था, 284 लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था, तो 284 लोग किया था। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, बताइए। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। तो कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां हैं। चलिए आगे कह रहा है कि इस संपूर्ण भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा को कितना समय लगा था, बताइए। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो सबको पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट कह रहा है किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार हुआ था, बताइए। कह रहा है किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो कह रहा है किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, बताइए। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। हाँ, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित था। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। तो कह रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था, बताइए। किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, बताइए। तीसरी में। किसमें रखा, तीसरी में। तो कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा के किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तीसरी में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही होगा, बताइए। 1 और 2 दोनों सही है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो याद रखिएगा ना, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन क्या बोल रहा है, पहला कथन कह रहा है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, बिल्कुल सही है। और इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विविधता निर्वाचित घोषित किए गए थे। दोनों कथन बिल्कुल क्या है, तो सही है, बी इज द राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, बताइए। बी.आर. अम्बेडकर को। तो कह रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे मानते हैं, बी.आर. अम्बेडकर को मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि संविधान के पांडुलेखन समिति के जो है ना निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था, बताइए। कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, लेकिन के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे और के अय्यर थे। आगे कह रहा है क्वेश्चन 67 कह रहा है कि भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, बताइए। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है ना भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन 68 पे कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि क्या था, बताइए। कांग्रेस ने इस तिथि को 30वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो कह रहे हैं ना कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जो है ना उस दिन क्या था, तो कांग्रेस की इस तिथि को 1930 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये सारे जितना भी क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, बताइए। 15 था। कितना था, 15 था। तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 15 था। आगे कह रहा है क्वेश्चन 70 कह रहा है इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों
विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? बताइए क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो कह रहा है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा था। ठीक है, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? बताइए। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था, ये कथन सही। तो संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक जो है ना सही है। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को क्या किया? अंगीकार किया। तो जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को क्या किया? अंगीकार किया। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे? बताइए क्या होगा? अम्मू स्वामीनाथन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट कह रहा है कि जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन से अध्यक्ष थे? बताइए किसके अध्यक्ष थे? प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। तो क्या होगा? प्रकार समिति के अध्यक्ष थे। तो कह रहा है कि जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के जो है ना प्रकार समिति क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये जो था ना संविधान सभा का विकास जो था ये पूरा खत्म हो गया। चलिए तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में चैप्टर नंबर 3 पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये जो है होमवर्क है ना, जो बिहार एसआई का पेड बैच स्टार्ट हुआ है उसी में ये होमवर्क करवाया जा रहा है। मतलब ये जो लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव का होमवर्क आज जो है ना मिलेगा, आज पहला दिन का होमवर्क मिलेगा। तो जिनको भी पेड बैच ज्वाइन करना है बिहार एसआई का जो स्टार्ट हुआ है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से जो है आप सेल्फ में भी रिवीजन कीजिए और बाकी क्लास देख लीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्योंकि इस बार ना हर हाल में सोचिए कि हमको सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है और इसलिए सोच रहे हैं ना कि घटनाचक्र का सारा होमवर्क का और ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव का और बाकी ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का और ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट का और बिहार दरों का एक प्रैक्टिस सेट, ये सभी जो है ना आपको यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को इस चैनल पे मिलेगा। इसलिए सभी लोग जो है ना अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हर ग्रुप में आप ज़रूर शेयर कीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं ना, आपके इतना करवाया जा रहा है। और हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। आपको पेड बैच का जो है ना सारा जानकारी आपको वहाँ पर दिया गया है और वहाँ से आप जो है ना मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पूछना कुछ है, डाउट रहेगा ज़्यादा मन में, तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा डिटेल कि कौन कौन सा बुक करवाया जाएगा पेड बैच में। और ये जो है लूसेंट का जो है ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट दिन का होमवर्क मिलेगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है पॉलिटी का मिलेगा और इकोनॉमिक्स का भी स्टार्ट होगा। ये सारा जितना भी होमवर्क मिलेगा सारा यूट्यूब पर करवाया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और पेड बैच में अलग से जो है या तो सुबह या तो रात में एक अलग से जो है ना मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा रहा है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है आराम से होमवर्क पढ़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना तैयारी को ना अपना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कीजिए, क्योंकि इस बार सोचिए कि हमको हर हाल में सिलेक्शन इस बार ले लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3rd चैप्टर के साथ और इकोनॉमिक्स का भी क्लास आएगा। तो तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।